हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम दो मुद्दों पे बात करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला मुद्दा है वो है कि भारतीय रुपये अपने हिस्टोरिक लो पे चली गई है, 87 रुपये 12 पैसे के आसपास आखिरी बार जब मैंने चेक किया था। और जो दुनिया में है व्यापार युद्ध का खतरा अब बढ़ गया है। जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ लगाने शुरू कर दिया कनाडा, मैक्सिको, चाइना पे, अब वो धमकी दे रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन पे भी लगाएंगे और शायद वो भारत को भी उस लपेटे में ले। तो ये एक खतरा पूरी दुनिया को बढ़ गया। और इस पे यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है जो अमेरिका, भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। तो इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई पहले पॉलिटिकल थोड़ी बात कर लेते हैं कि उन सब लोगों को 2-2 किलो लड्डू आज मेरी तरफ से, हालांकि बसंत पंचमी भी बीत गया, फिर भी 2-2 किलो लड्डू उनके घर पहुंच जाने चाहिए। जितने लोग 2014 के पहले ये कह रहे थे कि अगर भाजपा की सरकार आ गई तो डॉलर 35 रुपये हो जाएंगे, 40 रुपये हो जाएंगे, मतलब जिन्होंने आज तक इकोनॉमिक्स का ई नहीं पढ़ा वो भी डॉलर पे, करेंसी स्वेप पे, रुपीस पे भाषण दिया करते थे। आज उन सबके मुंह पे ऐसे ताले लगे हैं जिसके कोई कहने नहीं। मतलब हिपोक्रेसी की एक सीमा होती है। और ये सब लोग अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन रखें ना डायरेक्ट, तो बात समझ में आती है। पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, उसमें बहुत सारे आरोप बेबुनियाद होते हैं, बेसिर पैर के होते हैं, पर वो बात समझ में आती है। पर जो लोग ये दावा करते हैं कि वो समाज सेवी हैं या बिजनेसमैन है या पत्रकार हैं, वो जब ऐसे दावे करते हैं और जब सिचुएशन वैसी नहीं होती, जब सिचुएशन उसके ठीक विपरीत हो जाती है और उनके मुंह पे चुप्पी लग जाती है, तो फिर क्वेश्चन उठता है उनकी इंटीग्रिटी पे, क्वेश्चन उठता है उनकी न्यूट्रलिटी पे, जो कि किसी भी समाज के लिए एक बहुत अच्छी बात नहीं होती है। और ऐसे लोगों को कॉल आउट किया जाना चाहिए। इसलिए मैं स्क्रीन पे इनके फोटोज दिखा रहा हूँ, वरना मैं किसी को भी फोटोज दिखा के नाम लेके यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करने की या फिर मलाइन करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता हूँ, और ना ही मेरी कोशिश है। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल जो गिमिक उन लोगों ने शुरू किया था, वो किसी पार्टी के पक्ष में हो सकते हैं, किसी पार्टी के विरोध में हो सकते हैं, वो उनका पर्सनल चॉइस है। लेकिन जब अगर वो ये दावा करते हैं कि वो न्यूट्रल है, तो जब स्थिति आज की डेट में ऐसी है कि 87 रुपये हो गया है, फिर जैसा वो कहा करते थे कि 40 रुपये हो जाएगा, ठीक उसके उलट हो गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है, तब उनके मुंह पे चुप्पी है। ये क्वेश्चन मार्क है और ये मतलब विषय उठाने वाली बात है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल बातें हो गई। मैं वैसे करता नहीं, पर सोचा थोड़ा सा कर लूँ। मतलब ये बताना ज़रूरी था कि इस देश में हर कोई जब किसी मुद्दे पे एक्सपर्ट बन जाता है तो उसको किस तरीके से कॉल आउट किया जाना चाहिए। खैर, हम बात करते हैं एक्चुअल इकोनॉमिक्स की। दरअसल बात यह है कि भारतीय जो रुपये है वो लगातार पिछले कई दिनों से लगातार गिरते जा रहा है। इसके गिरने के कई कारण हो सकते हैं, पर इकोनॉमिक्स में इसके जो मुख्य कारण हमारे सामने है, जो आम भाषा में लोग समझ सकते हैं। एक ये कि जो वैश्विक परिदृश्य है इस समय दुनिया का, जो इकोनॉमिक एक तरीके से सिनेरियो है, वो उसमें मतलब एक तरीके से निश्चित नहीं है, अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, अनसर्टेनिटी के दौर से। तो अनसर्टेनिटी की स्थिति में क्या होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपने पैसे निकालने लगते हैं। वो जो डॉलर इंडिया में उन्होंने लगाए हैं वो डॉलर निकालने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी कम होने लगता है। मतलब तो इससे क्या होता है, हमारे यहाँ डॉलर की कमी, एक तरफ डॉलर की कमी होने लगती है, उतना फ्लो नहीं आता, दूसरी तरफ डॉलर लोग निकालने लगते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। तो डॉलर पे दबाव ज़्यादा पड़ता है, डॉलर की कमी होने लगती है, तो रुपये का मुकाबला चूंकि डॉलर से होता है, तो फिर जब डॉलर ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होने लगा, बाहर जाने लगेगा देश से, तो आरबीआई इसको कंट्रोल करने के लिए उसके प्राइसेस बढ़ाने लगती है, ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं। इसलिए रुपए का वैल्यू लगातार गिरने लगती है। तो चूंकि पूरी दुनिया में आप अगर पिछले 2-3 सालों से फॉलो कर रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, तो यूक्रेन रशिया वार की वजह से पूरी दुनिया में एक डिसरप्शन आया, जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा। ठीक है, दुनिया में इन्वेस्टमेंट कम हुआ। उसके अलावा फ़लस्तीन इजराइल युद्ध हुआ, शुरू हो गया, जिसकी वजह से पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हो गया, वहाँ के जो ट्रेड रूट है वो डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, उसके बाद अब जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से एक आशंका का माहौल बना दिया कि हम टैरिफ्स लगाएंगे। तो इन सब स्थिति में जो इन्वेस्टर होता है वो घबराता है, और इससे दुनिया का जो व्यापारिक संतुलन है, जो व्यापार एक संरचना बनी हुई है, वो चरमरा जाती है। और इसका प्रभाव ज़्यादातर पड़ता है हमारे जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उन पे। चूँकि भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो इनके रुपीज़ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हालांकि आपको बताते चले कि भारत का जो करेंसी का परफॉर्मेंस है वो बाकी अन्य देशों से, जैसे मिडिल ईस्टर्न कुछ कंट्रीज हो गए, या यूरोपियन कंट्रीज हो गए, या साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज हो गए,
उनके मुकाबले भारत में करेंसी का डेप्रिसिएशन कम हुआ है। लेकिन फिर भी डेप्रिसिएशन हुआ है, इसके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फ़ायदे हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान है, ठीक है। कुछ मोटे मोटे नुकसान आप सबको पता होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला कि हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, आयात महंगा हो जाएगा, क्योंकि भारत बड़े पैमाने पे बाहर से सामान खरीदता है, जैसे तेल खरीदता है, टेक्सटाइल खरीदता है, इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदता है। तो वो चीज़ें भारत में आएंगी तो महंगी हो जाएंगी। अब कैसे महंगी हो जाएंगी मैं आपको एक मिनट में समझाता हूँ। दरअसल आप समझिए कि अगर $1 80 का है, ठीक है। अब वो तो हम कल को सिर्फ $1 का सामान अगर मान लीजिए हमें अमेरिका से खरीदना है तो हमें $80 देने पड़ेंगे, तो हमें $1 का सामान मिल जाएगा। लेकिन अब चूंकि डॉलर की वैल्यू ₹87 हो गई, तो अब मुझे उसी $1 के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ₹87 देने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि अब भारत में वो वस्तु जब बिकेगी तो पहले वो ₹80 में बिकती थी, अब ₹87 में बिकेगी। तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, यानी हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो चूंकि हम बाहर से क्या खरीदते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो भारत में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं, जैसे मोबाइल, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर, कार, ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि इनके प्रोडक्ट जब हम खरीदेंगे बाहर से तो महंगी हो जाएंगी। और जब ये महंगे हो जाएंगे तो भारत में भी इसकी बिक्री कम होगी, प्लस भारत जो बना के एक्सपोर्ट करता है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि चीज़ें जब महंगी हो जाती हैं तो उसको खरीदने वालों की संख्या कम हो जाती है, जो कि बेसिक इकोनॉमी है। इसी तरीके से भारत बड़े पैमाने पे क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है, मिडिल ईस्टर्न कंट्री से खरीदता है, रशिया से खरीदता है, तो उसके लिए हमें डॉलर पेमेंट करना पड़ता है। तो जो ऑयल हम $80 में 1 लीटर खरीदते थे मान लीजिए बाहर से, अब उसी 1 लीटर को खरीदने के लिए हमें ₹87 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। अब तेल से चलने वाली सारी इंडस्ट्रीज, उन सब की कीमतें बढ़ जाएंगी, इसलिए हमारे वहाँ महंगाई बढ़ सकती है, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान होगा, लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी। तो ये सब एक बड़ा नुकसान होता है जब हमारी करेंसी गिरने लगती है, ठीक है। दूसरा नुकसान होगा कि विदेशी कर्ज का बोझ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। भारत में कंपनियां या भारत सरकार दोनों विदेशों से बड़े पैमाने पर कर्ज लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, या भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाने के लिए। इस बात को समझिए कि सपोज कीजिए कि भारत की किसी कंपनी है, सपोज कीजिए कोई एक्स कंपनी है, उसने अमेरिका से $1 कर्ज लिया, तो उसको यहाँ पे जब वो $1 कर्ज लिया, तो जब उसको चुकाना होगा तो ₹80 देगा। अगर डॉलर की कीमत ₹80 है तो ₹80 देगा, तो उसके जो कर्ज है वो चुकता हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि रुपये का वैल्यू डिप्रिशिएट करके ₹87 हो गए, तब उसको उसी $1 कर्ज चुकाने के लिए ₹87 देने पड़ेंगे। इसका मतलब उसको बैठे बैठे ₹7 का नुकसान हो गया। उसको बैठे बैठे उसका कर्ज ऑटोमेटिकली ₹80 से ₹87 हो गया। तो जो कर्ज लिया है भारत सरकार ने या भारत की कंपनियों ने विदेशों से, वो कर्ज महंगा हो जाता है, ऑटोमेटिकली उन पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। कर्ज के बोझ बढ़ने से क्या होगा, कंपनियां का मुनाफा कम होगा, कंपनियों का मुनाफा कम होगा तो उनका प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो वो इंप्लॉय की छटनी करेंगे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तीसरा नुकसान क्या है कि उपभोक्ता की क्रय शक्ति कम हो सकती है। मैंने आपको शुरू में बताया कि जो कंज्यूमर है, चूंकि चीज़ें महंगी होंगी तो वो खरीदना कम कर देंगे। अगर कार की कीमत 20 लाख से 25 लाख हो जाएंगी तो उतने लोग कार नहीं खरीदेंगे जितना लोग इसके पहले खरीदते थे। तो कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर कम होगा, और इसका ओवरऑल नुकसान हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट पे भी पड़ेगा, ठीक है। चौथी बात है कि पूंजी बाजार पर असर पड़ेगा। पूंजी बाजार मतलब क्या हो गया कि हमारे जो शेयर मार्केट है, क्योंकि शेयर मार्केट से लोग पैसे ज़्यादा निकालना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी का मान लीजिए किसी ने $1 शेयर बाजार में लगाया है और उस समय डॉलर की कीमत $80 है, तो अब जब चूंकि डॉलर की कीमत $87 होगी, तो अगर वो $1 वापस निकालेगा तो उसको $87 मिलेंगे। तो इस चक्कर में भी लोग क्या करते हैं, शेयर बाजार से पैसे निकालने लगते हैं। इसलिए आप हमेशा इस बात को नोटिस कीजिएगा कि जब रुपये डेप्रिशिएट करता है तो शेयर बाजार भी उसी समय गिरने लगता है। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। या फिर शेयर बाजार गिरता है तो रुपये पे भी असर पड़ता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को एक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये इकोनॉमिक्स है। लेकिन इकोनॉमिक्स एक तरफा काम नहीं करती। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका एक ही पक्ष है, इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि रुपये डेप्रिशिएट करते हैं तो उसका कुछ इकोनॉमी में मुनाफा भी होता है, ठीक है, कुछ इकोनॉमी को फायदा भी होता है। अब क्या फायदा हो सकता है, अब ठीक इसी केस को दूसरे तरफ से समझते हैं। फायदा ये हो सकता है कि निर्यात बढ़ सकता है। निर्यात यानी एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। भाई एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, तो
जो कंपनी सपोज कीजिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में उसको $1 लगते थे और उसको अमेरिका में वो या फिर बाहर किसी देश में $1 में बेचती है, ठीक है। तो पहले उस कंपनी को मिलते थे 80 रुपये। अगर एक प्रोडक्ट बनाया कंपनी ने, यहाँ एक्स कंपनी ने उसको अमेरिका में बेचे तो उसको मिला $1, ठीक है। अब चूंकि क्या हुआ कि रुपए का वैल्यू डिप्रिशिएट कर गया, तो अब वही प्रोडक्ट जब वो कंपनी अमेरिका में बेचेगी तो उसको 87 रुपये मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा। अब इसमें क्या हो सकता, मुनाफा बढ़ता है तो कंपनी को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। इसके लिए कंपनियां क्या कर सकती है, अब कंपनी चूंकि पहले 80 रुपये में भी कंपनी को मुनाफा हो रहा था, तो अब कंपनी क्या कर सकती है, अपने प्रोडक्ट के दाम को 5 रुपये और कम कर सकती है। और 5 रुपये और कम करेगी यानी $0.9 में ही अब सामान वो बेचेगी अमेरिका में, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा, विदेशी निवेश है वो बढ़ जाता है। FDI जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसका इनफ्लो बढ़ जाता है। सेम इसी तरीके से अप्लाई कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी निवेशक अमेरिका में बैठा हुआ है, वो भारत में निवेश करता है, तो अगर पहले वो निवेश करता तो $1 भारत में देता तो भारत में वो उसको 80 रुपये मिलते, वो 80 रुपये में भारत में अपना कारोबार चलाता। लेकिन अब वो $1 भारत में लाएगा तो उसको भारत में 87 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब उसको बिना किसी मेहनत के 7 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। अब वो अपने कारोबार को और ज़्यादा बेहतर बना सकता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका इनफ्लो बढ़ जाता है। तीसरी बात कि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। क्यों? क्योंकि पहले जो लोग भारत में आते थे, अब चूंकि रुपए का वैल्यू डेप्रिशिएट कर गया है, तो वो लोग जो भारत में आएंगे तो उनको खर्चे कम लगेंगे। अब वो जो प्रोडक्ट जितने में खरीदते थे, अब उससे कम पैसे में प्रोडक्ट उनको मिल जाएगा या होटल्स मिल जाएंगे। तो ये मोटा मोटी फायदा होता है। लेकिन आप इसको, अब इकोनॉमिक्स बैलेंस की चीज़ है, अब इसको आप ना सिर्फ निगेटिव वाले तराजू पे तौल सकते हैं ना पॉजिटिव वाले तराजू पे तौल सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। मतलब आपको देखना पड़ता है कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस बना रहे, ठीक है। केवल हम फायदा देखेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमारा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट भी करता है और बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करता है। तो इस सिचुएशन में इकोनॉमी की स्थिति देख करके दोनों का बैलेंस बना रहना चाहिए। मतलब रुपए बहुत तेजी से नीचे भी ना गिरे और रुपए बहुत तेजी से ऊपर भी ना गिरे। इसलिए मैं उन सबको प्रणाम भेजता हूँ जो लोग 2014 में ये बोला करते थे कि भाजपा की सरकार आएगी तो 35 रुपये का डॉलर हो जाएगा। अब जरा आप सोच के देखिए, एक डॉलर की कीमत 87 रुपये से 35 रुपये हो गई, तो इस देश का एक्सपोर्ट का क्या होगा, इस देश का मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से गिर जाएगा, इस देश में FDI किस तरीके से खत्म हो जाएगा, इस देश में टूरिज्म किस तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इकॉनमी वैसे नहीं चलती है। इन लोगों को बस टीवी पे बैठ के बोल देना है कि हाँ भाई जबान है, मुंह भगवान ने दिया तो बोल देंगे। तो ये पूरा मामला है। इसको पूरी तरीके से भारत सरकार या फिर जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको ध्यान से देखना होता है। क्योंकि भारत में इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ा रहता है, भारत में लोगों की परचेजिंग पावर कम है। तो ऐसे में भारत सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो रुपए की वैल्यू लगातार डिप्रिशिएट हो रही है वो थोड़ी कंट्रोल में रहे, ठीक है। वो मतलब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना चली जाए, ठीक है। 80, 85, 86 तक मैनेज रहे तो बातें समझ में आती है। इसमें बहुत तेज़ी से ना गिरावट अच्छी होती है, ना ही इसका बहुत तेज़ी से मजबूत होना अच्छा होता है। दोनों सूरतों में इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये पहली बात थी। दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए हैं तो उसका जवाब भी आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई देश पे अमेरिका एक तरफा टैरिफ लगाएगा वो देश छोड़ देगा, वो भी उस पर टैरिफ लगाएगा, क्योंकि ये ट्रेड दोनों तरफ से। अमेरिका भी बहुत बड़े सामान खरीदता है इन सब देशों से और अमेरिका बहुत बड़े मात्रा में सामान उनको बेचता भी है। तो इसलिए अब देखे होंगे कि कनाडा की सरकार ने भी रिटेलिएटरी तौर पे 25% का टैक्स लगा दिया है अमेरिका में, और ठीक उसी तरीके से मैक्सिको ने भी किया है। अब चाइना भी वही करने वाला है। चाइना पे भी 10% का टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि चाइना इसको WTO में कंप्लेन करेगा, क्योंकि WTO का ये नियम है कि बाजार जो है वो ओपन होना चाहिए, वो बाजार फ्री एंड फेयर होना चाहिए सबके लिए। मनमाने तरीके से कोई देश किसी देश पे टैरिफ्स नहीं लगा सकता, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा सकता, अन्यथा क्या होगा कि पूरी दुनिया का ट्रेड बैलेंस बिगड़ सकता है। और ये पूरा नियम जब 1995 में WTO बना था तो ये पूरा नियम अमेरिका ने ही बनाया था। मतलब अमेरिकी लेड जो एक तरीके से ताकतें थी उन्होंने ही बनाया था। लेकिन चूंकि अब इस ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में खासकर व्यापार की जंग अब चाइना जीत चुका है,
तो ऐसे में जब अब अमेरिका को नुकसान होने लगा तो वो अपने ही बनाए जो एक सिस्टम है उसके खिलाफ जा रहा है। इस पर जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है जो हम सबको जाननी चाहिए। दरअसल ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि वो यूरोपियन यूनियन पे भी बड़ी मात्रा में टैरिफ लगाने वाले, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो 27 देशों का एक समूह है, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच बड़े पैमाने पे ट्रेड होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे धनाढ्य देश है, सब रिच कंट्रीज है। ट्रंप कह चुके हैं कि ये जो ट्रेड होता है ईयू और यूएसए के बीच, इसमें यूएसए बहुत बड़ी मात्रा में घाटा में है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि यूरोपीय यूनियन पे यूरोपीय यूनियन उतने बड़े मात्रा में अमेरिका से सामान परचेज नहीं करता। उसका कारण यह है कि यूरोपीय यूनियन बहुत सारे ऐसे टैक्सेस और टैरिफ है वो अमेरिकन प्रोडक्ट पे लगाता है, जिससे अमेरिकन प्रोडक्ट अब यूरोप में उतने बड़े मात्रा में नहीं आ सकते। तो इसलिए ट्रंप ये बार बार धमकी दे रहे हैं कि वो यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ लगाएंगे। इस पर यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत बड़ी बात की है कि अगर ट्रंप टैरिफ लगाएंगे तो हम भी टैरिफ लगाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से क्या होगा, पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है। पूरी दुनिया में नकारात्मक व्यापार व्यवस्था शुरू हो सकती है और इसका इवेंचुअली फायदा होगा चाइना को, क्योंकि चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाता है और चाइना के पास ये कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कि वो पूरी दुनिया में सबसे सस्ते सामान बना के बेच सकता है। तो अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इस तरीके से लड़ाई में फंसते हैं तो पूरा का पूरा, क्योंकि यूरोप के पास फिर कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, तो यूरोप का पूरा बाजार, क्योंकि फिर यूरोप में अमेरिकन प्रोडक्ट्स और अमेरिका में यूरोपियन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे और टैरिफ लगने के बावजूद भी चाइनीज प्रोडक्ट इन दोनों प्रोडक्ट से सस्ते होंगे। ऐसे में पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका में चाइनीज जो प्रोडक्ट है, चाइनीज माल है, वो भर सकते हैं उन दोनों के मार्केट को और इसका नुकसान पूरी दुनिया का होगा, क्योंकि चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म है, जो विस्तारवाद की नीति है, ये यूरोप के लिए भी खतरा है। यूरोप में चाइना बहुत हद तक अंदर जा चुका है, ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, बहुत सारे देशों को कर्ज देने के माध्यम से चाइना अब पेनिट्रेट कर चुका है बहुत बड़ी मात्रा में यूरोप में। और दूसरी तरफ रशिया, और चाइना रशिया का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग है और रशिया का खतरा भी पूरे यूरोप पे बना हुआ है। इसलिए जो ईयू के हेड है उनका ये कहना था कि ट्रंप ऐसी गलती ना करे, वरना ऐसी गलती में क्या होगा, हम दोनों का जो सबसे बड़ा राइवल है, जो सबसे बड़ा चैलेंजर है चाइना, अंततः फायदा चाइना का हो जाएगा और फिर चाइना पूरी दुनिया में ट्रेड के लिए समझो कि छा जाएगा। और इससे क्या होगा, एक बार चाइना की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई अमेरिका और यूरोप के माध्यम से, तो जो ये पूरा सिस्टम बना है, जो ग्लोबल स्ट्रक्चर बना है, जो कि यूरोप और अमेरिका के द्वारा बनाया गया जो ग्लोबल सिस्टम है, वो ग्लोबल सिस्टम अब चाइना के कब्जे में आ जाएगा। तो ये अमेरिका और यूरोप के लिए तो चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय भारत के लिए भी है, क्योंकि भारत भी ये कभी नहीं चाहेगा कि ये जो ग्लोबल ऑर्डर वो चाइना बेस्ड हो, जो ग्लोबल ऑर्डर है वो चाइना उसमें मालिक हो। तो ये एक चिंता का विषय है। और हालांकि भारत पर अभी तक अमेरिका ने कोई टैरिफ नहीं लगाया है। वी ऑल आर होपिंग दैट बेटर सेंस विल प्रिवेल इन अमेरिका एंड डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी सद्बुद्धि आए और नेगोशिएशन टेबल पर बैठ के चीज़ों को बातचीत से भी सुलझाया जा सकता है। कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है कि बातचीत से नहीं सुलझाया जा सकता है। अमेरिका का अपने कुछ कंसर्न्स हैं ट्रेड को लेकर, जो बिल्कुल होने भी चाहिए, है भी, उसको आसानी से सुलझाया जा सकता है। कुछ ट्रेड टैरिफ्स यूरोपियन यूनियन कम कर सकता है, कुछ अमेरिका कम कर सकता है। इस महीने 13 या 14 तारीख को प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात भी डोनाल्ड ट्रंप से शायद होनी है, तो हो सकता है कि उस मुलाकात में कुछ बेहतर चीज़ें निकल कर सामने, हम उस पर ज़रूर आपको अपडेट देंगे। तो इस पूरे वीडियो से अगर आपको थोड़ी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।